से किया गया और जिसके माध्यम से 41,299 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे किसानों के खाते में किया गया। महोदय, यही नहीं, ऐसे ही प्रदेश के अंदर अन्य सभी नकदी फसलों के साथ ही अन्य उसमें भी अन्नदाता किसान से सीधे प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा की गई और प्रदेश सरकार लगातार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी स्थिति में एक अन्नदाता किसान की उपेक्षा न हो। किसान के हित को सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और खासतौर पर प्रदेश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का परिणाम हम सबके सामने है। 2017 से 2022-23 के बीच अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभार्थी किसानों की संख्या देखें, या आपदा के कारण जिन किसानों को नुकसान होता है उन किसानों की संख्या देखें तो लगभग 50 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं, जिनके पास इस दौरान 4,228 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन्हें पहुंचाने का कार्य हुआ था। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर किसानों को अलग अलग समय में जो लाभार्थी किसानों को, यानी चाहे वह रबी हो खरीफ हो, इन सभी फसलों में इस सुविधा का लाभ दिया गया। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में भी जिन किसानों की दुखद मौत हुई, जनहानि हुई, वहां पर सरकार ने अनेक रिफॉर्म किए और अब तक 9,710 यानी 23-24 में प्रदेश सरकार ने 750 करोड़ रुपए केवल इसी के लिए बजट रखे और इसमें 9,710 किसानों को अब तक 435 करोड़ से अधिक की धनराशि का वितरण भी किया गया है। ये किसानों के हित में, और किसानों के हित में अब किसान ही नहीं, किसी भी किसान परिवार का, कोई भी किसान है, अगर उस किसान के परिवार का कोई सदस्य इस आपदा की चपेट में आता है, खासतौर पर लाइटनिंग का मामला होता है, आकाशीय बिजली से जो मौतें होती हैं उसमें उसकी चपेट में आ रहे हों, आपदा की श्रेणी में वे आते हैं, लेकिन किसी भी अन्य दुर्घटना के कारण मौत होती है तो कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंदर उसे आच्छादित करते हुए सरकार उन्हें दे रही है। और उन किसानों को ही नहीं, किसान के अलावा किसान के साथ जो सहयोगी किसान हैं उनको भी इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है और इसके माध्यम से किसान इससे लाभान्वित हो रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के हित के लिए ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 2,61,00,000 किसान प्राप्त कर रहे हैं और 2,61,00,000 किसानों को अब तक 59,105 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से 2,61,00,000 किसानों के खाते में अब तक गए हैं। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश ने जो बड़ी डींगे हाँक रहे थे नेता विरोधी दल, ऐसे लगता था कि इन्होंने जैसे कोई कुबेर का खजाना खोला था। अब इनके कुबेर के खजाने को देख लो। मुख्यमंत्री राहत कोष से 12 से 17 के बीच में, नोट कर ले, इनका कुबेर का खजाना क्या था। कुल 552 करोड़ रुपए प्रदेश के गरीबों को वितरित हो पाए थे, 552 करोड़। और 17 से 23 के बीच में इसी दौरान जो लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या है 1,37,990 और जो राशि है
552 की तुलना में 2325 करोड़ रुपए। यानी इन लोगों ने किस तरीके से प्रदेश के अंदर, मैंने लोहिया आवास की सच्चाई आपके सामने रखी और अभी इनके कुबेर के खजाने का भी सच्चाई सामने रख दी है। कह रहे थे हमने इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया कि किसान आत्महत्या कर रहा था। ये सच्चाई थी ना, ये सच्चाई थी कि किसान आत्महत्या कर रहा था और अपनी विफलता को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप, हमेशा धोखा देने की प्रवृत्ति एक स्थिति होती है हमेशा। कभी चाचा को धोखा दे दो, कभी बहन जी को धोखा दे दो, कभी भाई साहब को धोखा दे दो, कभी किसी को दे दो। ये प्रवृत्ति हमेशा होती है और वही स्थिति आज भी है। जब असत्य ही झूठ, असत्य ही बोलना है, असत्य वाचन ही करना है, तो ये लगातार इस प्रकार की चीजें चलती हैं। और उन्हीं स्थितियों को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने अन्नदाता किसानों के लिए जो कार्रवाई की, अब देखें गेहूं क्रय की स्थिति क्या है 12 से 17 के बीच। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था ना, आपके समय में कोई क्रय केंद्र नहीं स्थापित होते थे। ये प्रोक्योरमेंट सेंटर 2017 में हम लोगों ने लगाए थे, बिचौलियों के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से होता था। सेंटर नहीं लगते थे, नहीं लगते थे। पैसा किसान को सीधे किसान ने कर, मैंने गलत बोला। चलिए हम बोल रहे हैं 12 से 17 के बीच में, आप देख लीजिए ना, आपकी जो प्रोग्रेस है वही मैं बता रहा हूं। चलिए आप लगाते थे, आप पे अन्नदाता किसान का विश्वास नहीं था और परिणाम क्या है आप देख लीजिए। 12 से 17 के बीच में हम मानते हैं, हाँ, में जितना आपका क्रय केंद्र पर निर्धारण किया जाता था, मंडी में 5 रुपए 10 रुपए अधिक करा दिया था, सीधा किसान मंडी में चला जाता। ये करा था मैंने। एमएसपी कभी क्रय केंद्र पर जाएगा ही नहीं किसान, सीधा मंडी में चला जा, आ जाएंगे आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथियों जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। हाँ, ठीक है। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयारी नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। नहीं, ठीक है। गेहूं खरीद जो हुई थी 12 से 17 के बीच में 19,02,000 किसानों से 94 लाख मीट्रिक टन हुई थी। 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। यह भुगतान नगद किया गया था, इसमें डीबीटी भी नहीं अपनाया गया था क्योंकि आड़ती और बिचौलिए बीच में थे। और 17 से 23 के बीच देखिए 19,02,000 किसानों से आप खरीदते हैं, यहां 47,89,000 किसानों से खरीदा जाता है।
94 लाख मीट्रिक टन की बजाय 225 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाता है और 41,299 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जाता है। धान क्रय 14,87,000 किसानों से 12 से 17 के बीच में खरीदा गया। नोट करें। हाँ तो इसीलिए तो आपके 14,87,000 किसानों से धान खरीदा गया 12 से 17 के बीच में, और 17 से 23 के बीच में 53,68,600 से अधिक किसानों से खरीदा गया। इसके अलावा 123 लाख मीट्रिक टन धान का प्रोक्यूरमेंट होता है आपके समय, और 345 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्यूरमेंट होता है हमारे समय में। 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान आप करते हैं और 63,936 करोड़ रुपए का भुगतान हमारी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अन्नदाता किसानों को किया गया। महोदय, अगर हम प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की ही बात करें, अब मुझे आश्चर्य होता है कि किस मुंह से नेता विरोधी दल यहां पे किसानों की बात करते हैं और हमारे लोक दल के साथी कैसे इनकी बातों को झेल लेते हैं। ठीक ही बात है, झेलना ही है। बताओ, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि का छपरौली के हमारे माननीय विधायक आए थे मेरे पास, बता रहे थे साहब वो चीनी मिल, चौधरी साहब 1980 में बोल रहे थे कि साहब उस चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए। 4 बार समाजवादी पार्टी सरकार रही, नहीं कर पाई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के सपने को साकार हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार। आज छपरौली की चीनी मिल चल रही है ना, सौदेबाजी और जो है मुनाफा भी कमा लेगी। चिंता मत करो। अब महोदय आ रहा हूं उस पे भी, पेमेंट। अब देखो, पेमेंट की ही आप बात कर रहे हैं, पेमेंट की आप बात कर रहे हैं। 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 95,200 करोड़ रुपए का भुगतान कुल हुआ था, है ना। और हमारी सरकार के समय, डबल इंजन की सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को 2,16,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। क्या ये भुगतान नहीं है क्या? अरे बालियान साहब, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, देखिए आप अब बाकी पे भी आ रहा हूं मैं। अभी तो अभी मैंने शुरुआती की है, अभी मैं प्रयास कर ही रहा हूं कि आप अभी से कहने लग गए। मैं पहले इनकी असलियत तो बताऊं आपको। कहा किसान इनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। आपसे ज्यादा वो जानते हैं। बगल में बालियान साहब बता दीजिए कितना बढ़ा है। आपको पता ही नहीं ना, आप जो है बाजरा को ही गन्ना बोल देते होंगे। गन्ना क्या होता है इनको पता ही नहीं, क्योंकि काफी दिनों से यहां रह गए हैं ना, यहां से बाहर नहीं निकले हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए पता ही नहीं कि बाजरा और गन्ने में क्या अंतर है। अगर पता होता तो संभवतः आप बगल में ही बालियान जी से बात कर लेते। और जाति की बात अलग है जी। देखो, जो मेहनत कर रहा है बेचारा मेहनत वो कर रहा है, उसी के पास सरकार की योजना का लाभ भी पहुंच रहा है। और इसीलिए हमारे यहां भारत का हर व्यक्ति किसान है। यहां किसान जाति में नहीं बटा है। किसान की एक ही जाति, वो किसान है। किसान की एक ही जाति, वो किसान है।
उसकी ना जाति है, उसका ना मत है, उसका ना मजहब है, और केवल किसान है। और इसीलिए उस किसान के स्वावलंबन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि जारी की, किसान के सम्मान के लिए, और जाति के लिए नहीं की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड उन्हीं अन्नदाता किसानों के लिए जारी किया है। एमएसपी, पहली बार लागत का 1.5 गुना दाम मिले, ये उन्हीं किसानों के लिए जारी किया गया है। हाँ, मैं अब सारी कथा सुनते सुनते अंत में आप क्या उल्टा बोल रहे हैं फिर से। इसीलिए कह रहा हूं, रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है लगता है। चच्चू कुछ तो सिखाया करो, अब इस समय तो फुर्सत होगी, थोड़ा समय का उपयोग कर लो। देखिए अभी आपके पूरा फुर्सत है, आपके पास भी। ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है, घबराइए मत। और ये तय है कि चच्चू अगर आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 में सबसे पहले क्लीन बोर्ड आप ही होने वाले हैं, देखना। हाँ, एकदम हो जाएंगे, अभी से तय कर लो, क्योंकि वो एक एक करके सबको अब लोक दल से जुड़े हुए हमारे जो माननीय सदस्य हैं, थोड़ा उस आंकड़े सुने। हमने नई चीनी मिलें भी दी, बंद चीनी मिलों को भी चलाया, और आप ये भी जानते हैं कि कोरोना कालखंड में जब नेता विरोधी दल घर के अंदर दुबके हुए थे, तब हम लोग चीनी मिलों को चला रहे थे ना। अब आप सोचिए कि जो उस समय जिन्हें अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं थी, प्रदेश के बारे में उनको यह भी नहीं था कि वे सरकार से तो आप पूछें कि क्या हालचाल है, हमारा कहां सहयोग की आवश्यकता है, वो नहीं थी। उल्टा वैक्सीन का विरोध करने के लिए चल दिए, वैक्सीन का विरोध। आप सोचिए, आज दुनिया कह रही है, भारत दुनिया में पहला देश है जिसने 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अपने नागरिकों को दी। दुनिया के अंदर 100 से अधिक देशों को फ्री में वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई। वैक्सीन भारत के लिए एक दुनिया के लिए मित्रता का एक रास्ता खोलने का माध्यम भी बना। जब दुनिया संकट में थी, तब भारत के विजनरी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के गरीबों के लिए योजनाएं अलग से चालू कर रहे थे, और दूसरी तरफ हर नागरिक की जान को बचाने के लिए भी अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे थे। और भारत की दोनों वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी मानी गई। आपने देखा होगा, अभी 4th वेव आ रही थी, भारत के बॉर्डर से ही वापस चली गई। चीन के अंदर महीनों तक बाजार बंद थे, यूरोप के बाजार बंद थे, यूरोप बंद था, चीन महीनों तक बंद था, लेकिन भारत के वैक्सीन इतनी प्रभावी थी कि 4th वेव को फिर से आने नहीं दिया गया, और ये वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। यानी शिवपाल जी क्या ऑस्ट्रेलिया से यही पढ़ के आए हैं क्या? ये पढ़े थे कि हम वैज्ञानिक सोच की बजाय, हम लोगों को प्रगतिशील सोच की बजाय उन्हें मौत की तरफ धकेलें। बोले वैक्सीन मत लगाओ, वैक्सीन मत लगाओ। और यही मैं कहना महोदय, पेराई क्षमता का विस्तार, पेराई क्षमता 12 से 17 के बीच, याद रखना। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, हमारी सरकार में चीनी मिलें बंद नहीं हुई,
हमने नई बंद चीनी मिलों को चलाया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में और उससे पहले की सरकारों के समय में चीनी मिलें बंद करके किसानों के पेट पर लात मारने का काम हुआ था। और अनेक इस प्रकार के प्रयास किए जो किसान विरोधी थे। क्या यह सच नहीं? क्या यह सच नहीं कि अन्नदाता किसानों को गोलियां मारी जाती थी? क्या यह सच नहीं पिछली सरकारों के समय उनको मुआवजा सही नहीं दिया जाता था? हाँ, तो किसने चलाई थी? मैं वही पूछना चाहता हूं। हाँ, तो किसी ने चलाई थी ना, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। मैं वही आपसे पूछना चाहता हूं महोदय, पेराई क्षमता का विस्तार 12 से 17 के बीच में केवल 14,725 टीसीडी हुई और 17 से 22 के बीच में 78,900 टीसीडी का क्षमता का विस्तार होता है। पेराई, गन्ना पेराई 3,734 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच में हुआ और 17 से 23 के बीच में 6,404 लाख मीट्रिक टन की पेराई हुई। चीनी उत्पादन 368 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच और 17 से 23 के बीच में 682 लाख 44 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। महोदय, 12 से 17 के बीच में जो औसत उपज थी किसान की वह थी 61.63 टन पर हेक्टेयर और आज 22-23 में जब हम हैं तो 61 से बढ़कर के आज एक किसानों को नई तकनीक देने का परिणाम है कि उसी किसान के खेत में 83.95 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हो रहा है। अब तक गन्ना मूल्य का महोदय हम लोगों ने 22-23 का भी 38,51 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, जो लगभग 87% के आसपास है। 86-87% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश भर के गन्ना किसानों को 65 लाख गन्ना किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश सरकार उनके गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कोई भी किसानों के साथ आज अन्याय नहीं कर पाएगा। प्रदेश ने इस दिशा में और भी प्रयास प्रारंभ किए हैं, जैसे इथेनॉल उत्पादन में 12 से 17 के बीच में कुल 42 करोड़ लीटर ही इथेनॉल का उत्पादन हुआ और आज हम अकेले एक वर्ष में 153.71 करोड़ लीटर का इथेनॉल उत्पादन कर रहे हैं। देश के अंदर उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर है, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर है। और अभी हम लोगों ने छाता की पुरानी चीनी मिल के स्थान पर एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की परमिशन दी है। देवरिया में भी बेतालपुर के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। जैसे हमें परमिशन मिलेगा एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के निर्माण की कार्रवाई हम लोग वहां भी करने जा रहे हैं। अन्य जगहों पर भी इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं और सरकार अन्नदाता किसानों के हित के लिए इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और हमारी सरकार ने तो 2017 में आते ही सबसे पहला काम ही यही किया था, अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। सपा के कुशासन से त्रस्त वे किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, कर्ज के तले दब चुके थे, उन सभी को उससे मुक्त करने के लिए उस समय प्रदेश सरकार ने लाखों किसानों के कर्ज माफी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था और सरकार उस दिशा में
निरंतर प्रयास कर रही है। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि प्रदेश की उपलब्धियों पर गर्व करने की बजाय नेता विरोधी दल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और कम से कम इनको प्रदेश की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। सरकार सत्ता पक्ष के लोग हैं, लेकिन विपक्ष भी तो इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हमने तो समय समय पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे चर्चा करनी थी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये गरीबी हटाओ के लिए था। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या हमें करना है, किसे अचीव करना है, इस दिशा में हमारे प्रयास क्या होने चाहिए, इसकी चर्चा। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की इस माननीय सदन ने 36 घंटे से अधिक समय तक इसमें चर्चा की और कुछ निष्कर्ष पर वे लोग पहुंचे थे। सदन ने एक नजीर प्रस्तुत की विधायिका के सामने, देश और दुनिया ने इसको सराहा, लेकिन मुख्य विरोधी दल वॉकआउट कर गया था। मैं धन्यवाद दूंगा तब भी चच्चू ने हिम्मत की थी आने की। उस समय आप आए थे ना, आपने चर्चा में भाग लिया था, और यह दिखाता है कि आपके मन में कुछ अच्छा करने का कभी प्रयास होता है, लेकिन थोड़ा हिम्मत नहीं कर पाते। अरे फिर वही बात कर रहे हैं, हम सच्चाई बोले तो आप नफरत की बात करते हैं। यानी हम उनके हित की बात करें, आपके बगल में बैठे हैं, आपकी बुद्धि में नहीं आ रहा तो कम से कम उनको तो सही दिशा में चलने दो। महोदय, अब वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जो ड्राइव प्रारंभ किया गया है, उनको चेक डैम अच्छे नहीं लगते, अमृत सरोवर की कार्रवाई अच्छी नहीं लगती। अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि नेता विरोधी दल भी जाते, किसी अमृत सरोवर में खड़े होकर के एक सेल्फी लेकर के अपलोड कर लेते। आप ही अपना एक बना दीजिए ना, आप ही एक बना करके तैयार कर दीजिए। लेकिन ये कह देना, अरे आप ही बना करके अपने एक मॉडल खड़ा कर दीजिए, सफाई में एक मॉडल दे दीजिए आप। और वही हम कह रहे हैं ना कि आप कुछ करते, लेकिन अपने स्तर पर करना कुछ नहीं। हर एक चीज के लिए इन लोगों के पास अलग अलग जो है इनके पास मुद्दे होते हैं और इनके पास अपने बहाने भी होते हैं। और महोदय, इसीलिए यानी वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ सरकार जुड़ी हुई है, सर्वत्र सराहना हो रही है। दुनिया इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो राज्य है दुनिया के लिए, वह कार्बन इमिशन में कितना योगदान दे रहा है, यह जानने की एक रुचि है। लेकिन नेता विरोधी दल को लगता है कि ये सब फालतू है, ये सब कागजों में है। कागजों में कौन थे? जो कागजों में थे और जिनके कारनामे केवल नारों में बोलते थे, उन्हें तो जनता पहले ही ठुकरा चुकी है। वो तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार उनको जवाब दे चुकी है। और उसके बाद भी अभी आंखें नहीं खुल रही, अभी भी आपको ये सब कागजी लगते हैं। इतना बड़ा अभियान, स्कूली बच्चे इसके साथ जुड़े, हर गांव ग्राम पंचायत जुड़ी, हर नगर निकाय वार्ड जुड़े, हर स्तर का जनप्रतिनिधि जुड़ा, ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के और संसद सदस्य तक इस अभियान का हिस्सा बना। और ये इन्हें कागजी दिखाई देता है, यानी ये भी कागजी है। आप कभी अपने आवास के बाहर निकलें तो आपको पेड़ दिखाई दे। इसीलिए कह रहे हैं ना, तो उससे बाहर आपको दिखाई भी नहीं देता है। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि
प्रदेश ने 2017 से 23 के बीच में, आंकड़े थोड़ा ठीक कर लें, 162 करोड़ रुपए, 162 करोड़ से अधिक वृक्ष अब तक प्रदेश के अंदर लगाए हैं, जिससे 12,80,000 हेक्टेयर लैंड आच्छादित हुई है, प्रदेश के अंदर आच्छादित हुई है, वन आच्छादन बढ़ाने में जो योगदान दे रहे हैं। और महोदय, अगर FRI देहरादून के जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 15 से 21 के बीच में, यानी उस दौरान जब प्रदेश के अंदर 41,700 हेक्टेयर में वृद्धि को उन्होंने इस दौरान दिखाया था, और उन्होंने इस बात को कहा था कि कुल वनावरण तथा वृक्षारोपण में लगभग 80,000 हेक्टेयर की वृद्धि इस दौरान दर्ज की गई है। प्रदेश के अंदर 2017 से लगातार हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। 2017-18 से लेकर के 2022-23 यानी गत वर्ष तक हम लोगों ने 131 यानी 131 करोड़ 98 लाख पौधों का रोपण किया है, जिससे 54 लाख मीट्रिक टन कार्बन अवशोषण में भी मदद मिली है। और प्रदेश सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है कि जब उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, उस समय तक प्रदेश के वन आच्छादन को 9% से बढ़ाकर के हम 15% तक ले जाने का काम भी करेंगे। 15% तक वन आच्छादन का मतलब 72 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए हम लोग एक मैकेनिज्म ही प्राकृतिक रूप से प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और मैं उन सभी नागरिकों का, उन सभी लोगों का जिन लोगों ने वृक्षारोपण महाअभियान में भाग लेकर के इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया, अकेले एक दिन 22 जुलाई की तिथि, एक दिन में 30 करोड़ वृक्ष प्रदेश के अंदर लगे। मैं स्वयं बिजनौर और मुजफ्फरनगर गया था। बिजनौर में विदुरकुटी में और मुजफ्फरनगर में जो भागवत भूमि है सुखतीर्थ में, इन दोनों जगहों पर मुझे इस महाअभियान के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और अभी 15 अगस्त को 5 करोड़ वृक्षारोपण के एक बड़े अभियान को फिर वन विभाग को नोडल विभाग बनाकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हर प्रमुख स्तर पर भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत के वीर शहीदों और अमर जवानों के लिए उनकी स्मृति में अमृत वाटिका का रोपण भी होगा। हर एक ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में और हर प्रमुख स्थल पर इस प्रकार के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं उन सभी महानुभावों का हृदय से आभारी हूं जो इस अभियान के साथ जुड़े थे और जुड़ रहे हैं। महोदय, नेता प्रतिपक्ष को महंगाई के बारे में भी उनकी मुंह से मुझे बात सुन के अच्छा लगा कि चलिए, महंगाई का उनको एहसास नहीं होगा, लेकिन महंगाई के बारे में कुछ तो उन्होंने बोला। महंगाई के लिए बोलना तो आसान है, और आश्चर्य होता है कि अन्नदाता किसान को अगर टमाटर का दाम अच्छा मिले तो इनको बुरा लगता है। यानी किसान आपको बिचौलिया लगता है। यानी कल गन्ना अच्छा बिकने लग जाएगा तो आप बोलेंगे ऐसा भी तो बिचौलियों को दाम मिल रहा है। आपकी भाषा है, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा उन्हीं का सहारा लिया है, बिचौलियों का सहारा लेकर के वहां पहुंचे हैं। और अगर यही प्रवृत्ति रही तो
27 में वहां भी बैठने लायक नहीं बचेंगे। 24 में तो हम आ ही रहे हैं, 24 तो आ ही गया है, 24 तो मैंने पहले कह दिया है। 24 में जनता कल फैसला कर चुकी है संसद में। क्या फैसला होना है? यह फैसला हो चुका है। डीजल और पेट्रोल, महोदय, ये लोग महंगाई की बात कर रहे थे। अन्नदाता किसानों के प्रति और प्रदेश के नागरिकों के प्रति इनका व्यवहार क्या रहता था? अपने कुनीतियों को रोकना पे लगाम लगाना नहीं, अपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना नहीं था, अपने फिजूल खर्ची को रोकना नहीं था। जून 14 में वैट की दर को 26.55% से बढ़ाकर के 26.80% था। डीजल पर वैट 17.23% से बढ़ाकर के 17.48% कर दिया गया था। इनके समय में वैट का ड्यूटी बढ़ाई गई थी यूपी के अंदर। डीजल का दाम बढ़ा होगा ना उस समय। मैं आ रहा हूं ना इस समय, अभी आ रहा हूं, उसमें थोड़ा सुनने के सामर्थ्य रखिए ना। वैसे आपने भी इसका विरोध किया होगा उस समय, आप बोलिए मत, भूलिए मत, आप उस समय रहेंगे। अलग बात है कि आप लोग जो है समय के अनुरूप पाला बदल देते हैं, लेकिन वैसे आप उस समय इसका विरोध किए होंगे। हाँ, उछलने कूदने की आदत होती है तो। लेकिन 17 से 23 के बीच में, 17 से 23 के बीच में पेट्रोल पर वैट 19.36% और डीजल पर 17.08%। ये वर्तमान में ये वैट ड्यूटी है आपके, यानी 26% से 26.80% से हम लोगों ने इसको कम करने का काम किया है। और यही नहीं, आ रहा हूं मैं, 4 नवंबर 21 को पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी भी भारत सरकार के द्वारा कम की गई। प्रदेश के उपभोक्ताओं को इस कमी का 12 रुपये प्रति लीटर का लाभ प्रदेश के उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है। और इसके लिए प्रदेश सरकार ने भी डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 7 रुपये प्रति लीटर की कमी प्रदेश में भी की गई। महोदय, अगर मैं इसी की बात करता हूं, हिंदुस्तान में सबसे सस्ता, कि आज की जो स्थिति है, पता है सच्चाई, लेकिन बोलेंगे नहीं। यानी आपको सच्चाई मालूम है लेकिन बोलेंगे नहीं। महोदय, अब देखें, इस समय इनके सहयोगियों के यहां दाम क्या है? सबसे पहले पश्चिमी बंगाल चलते हैं, 106 रुपये 1 पैसा, यानी 106 रुपये प्रति लीटर है वहां पर पेट्रोल का दाम। बिहार में 107 रुपये 22 पैसा है प्रति लीटर का दाम। राजस्थान में 108 रुपये 46 पैसा है और उत्तर प्रदेश में 96 रुपया 55 पैसा इसका दाम है। और यही नहीं, अन्य उसमें भी देखेंगे कि ये डीजल का दाम है, यानी अगर इसमें पेट्रोल के दाम को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में भी अगर आप तुलना करेंगे, जो वैट है, उत्तर प्रदेश में 15.08%, राजस्थान में 26.84%, बिहार में 24.32%, पश्चिमी बंगाल में 23.68% और आंध्र प्रदेश में 29.25% है। आप इसलिए नहीं क्योंकि आप सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते। महोदय,
डीजल का ही दाम अगर आप देखेंगे, डीजल का दाम आप देखें, नहीं इससे सहमत नहीं है। डीजल सहमति ना सहमति आपका डीजल। विषय है, लेकिन सुनिए तो सही। उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले मैं पश्चिम बंगाल में आता हूं। पश्चिमी बंगाल में 92.74 रुपये प्रति लीटर, बिहार 94.02 रुपये प्रति लीटर, राजस्थान 93.70 रुपये प्रति लीटर और उत्तर प्रदेश 89.74 रुपये प्रति लीटर है। आप किसी भी दिल्ली का राज्य रेट की बढ़ाया तुलना में हुआ जाके है, देखेंगे। दिल्ली का रेट बढ़ाया हुआ, उसका कंपैरिजन स्टेट से अगर किया जा रहा है। अगर मैं आंकड़ों को उस रूप में लूं तो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल पे जो वैट है वह है 12.76%। राजस्थान में प्रति लीटर है, राजस्थान में 16.63 रुपया प्रति लीटर, बिहार में 16.10 रुपये प्रति लीटर और पश्चिम बंगाल में 15.33 रुपये प्रति लीटर। यह वहां पे वैट की दर है। अब ये महंगाई की बात कर रहे हैं, यानी हाँ नहीं, ये तो बिन मांगे समर्थन देने वाले लोग हैं। कोई नहीं मांगे तो भी देंगे। और वैसे खैर अब तो उस गठबंधन के स्वयं हिस्से बने हुए हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। और ये सरकार पहली सरकार है। कोरोना आया था, आप लोगों का पता नहीं रहा होगा, लेकिन यहां पे तो हर व्यक्ति जानता है आप कहां थे हर व्यक्ति जानता है। और पता नहीं उस समय क्या सच्चाई थी मैं नहीं जानता, लेकिन यह भी था कि एक समय तो ऐसा लगा था कि जैसे लगता है कि नेता विरोधी दल कहीं भारत छोड़ न जाए, कहीं और जगह की यात्रा में न निकल जाए। यानी दो से नहीं, वैसे छोड़ना नहीं चाहिए, आपको रहना चाहिए। लेकिन महोदय, कैसे उस समय की स्थिति थी? उस समय डबल इंजन की सरकार थी जो देश के अंदर बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य कर रही थी। फ्री में राशन की व्यवस्था हो, जनधन अकाउंटधारी जितने भी माताएं थी उनके अकाउंट में धनराशि देने की बात रही हो, या फिर जितने भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, पटरी व्यवसायी स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना लागू करने की कार्रवाई रही हो, या फिर जितने भी लेबर क्लास लोग थे, श्रमिक थे, उनके लिए भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई रही हो। और डबल इंजन की सरकार थी तो इसकी डबल डोज भी उपलब्ध हो रही थी। हर एक गरीब को डीबीटी के माध्यम से उसके तक पहुंचाने का कार्य भी हो रहा था। ये लोग तो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इनको उस समय जब कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आए थे, लगभग 40 लाख की संख्या थी, तब बीजेपी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सड़कों पे उनकी सेवा के लिए लग करके उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए पुलिस की मदद कर रहे थे। कहीं समाजवादी पार्टी नहीं थी, कहीं समाजवादी नहीं था, एक भी जगह नहीं था। हमें पूछना चाहते हैं, एक भी जगह इनकी शकल नहीं दिखी। इनको सामान्य दिनों में सांड नजर आते हैं, लेकिन 40 लाख लोग जो अपने घरों के लिए आ रहे थे वे नजर नहीं आ रहे थे, वे नजर नहीं आ रहे थे। और ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। इसने उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को जागृत किया, उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एमएसएमई को
एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य किया, और नई ऊंचाइयां देने का परिणाम था कि जितने कामगार और श्रमिक आए थे वे सभी वापस जहां जहां उनको कार्य मिल सकता था अपने गांव, अपने जनपद में ही उनको कार्य मिला, और वे आज भी सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे रहे हैं। महोदय, परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर। आखिर समाजवादी पार्टी मंडी की बात करती, एक भी पैक हाउस बनाए थे क्या इन लोगों ने? इनको फुर्सत ही नहीं थी, पता नहीं होगा पैक हाउस, उनको पता नहीं होगा। चचा के साथ थोड़ा मिलेंगे तो थोड़ा और कुछ सिखा देंगे वो। चचा देख के आओ एक बार, ठीक है ना, यहां पे मलियाबाद में एक बार जाके देख लेना। और हाँ, थोड़ा लेके जाओ, कभी एक बार लेके जाओ भाई। देखिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने का चल रहे, आम की मंडी के लिए एक पैक हाउस बनाए गए। एक्सपोर्ट करने के लिए उसको एक स्पेस चाहिए था, और इसीलिए हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महोदय, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ता है। 86,000 करोड़ रुपए से आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को उत्तर प्रदेश छू रहा है। लेकिन नेता विरोधी दल को यह पसंद नहीं है कि उत्तर प्रदेश पे एक्सपोर्ट का हब बने। उनको लगता है, नेता विरोधी दल मुझसे पूछ रहे थे, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक राजनीतिक दल के नेता के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं, और प्रश्न भी किस प्रकार के थे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी क्या $1 ट्रिलियन की हो पाएगी? उन्हें इसलिए शक है क्योंकि 1947 से लेकर के 2016-17 तक इन लोगों ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, उस प्रकार का विजन भी नहीं था। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं जी। बीजेपी को पूरा टेन्योर कभी नहीं मिला, पहली बार हुआ। नहीं, मैं भी कह रहा हूं ना, ये हर उत्तर प्रदेशवासी की अब तमन्ना होनी चाहिए, चाहे इस पक्ष के चाहे उस पक्ष के हो। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, विगत 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार के कार्यों का परिणाम है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। पर कैपिटा इनकम को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये हम लोगों के और प्रदेश के हर नागरिक के परिश्रम का, यहां के किसानों का, यहां के कामगारों का, यहां के श्रमिकों का, यहां के युवाओं का, यहां की माताओं का, यहां की बहनों का, सबका संयुक्त परिश्रम है कि प्रति व्यक्ति आय दुगनी होती है, प्रदेश की जीडीपी दुगनी होती है, और प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर होता है। लेकिन उन्हें अगले 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, ये अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हैं कि वाटरवे कहां है? परिवहन मंत्री पता नहीं यहां है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कम से कम खन्ना जी, आप ही नेता विरोधी दल को एक बार वाराणसी से बलिया के बीच में वाटरवे से लेके जाइए, और ओम प्रकाश जी आप ही लेके चले जाइए भाई। आपके गाजीपुर में तो एक फ्लोटिंग जेटी भी स्थापित हो रही है। यदि मैंने आपका नाम बोल दिया, लेकिन अब आप उनके टारगेट में आ जाएंगे। बैठिए। बलिया, वाराणसी, गाजीपुर होते हुए और बलिया तक लेके चले जाएंगे तो कम से कम देखेंगे कि वाटरवे चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वाटरवे का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाटरवे है, और देखो ना, और इसी संभावना को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के इसी पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ने वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वाटरवे अथॉरिटी का निर्माण हो, इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर अन्य जो कार्य हो रहे हैं इनको अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, नेता विरोधी दल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में
कहां पे फ्रेट कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मुझे आश्चर्य होता है आपके इस जनरल नॉलेज के लिए। मुझे तो आप पर मुझे तरस आती सचमुच। दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। मैं कहता हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिस पर कार्रवाई प्रारंभ होनी चाहिए थी और इस पे तेजी लाने का काम कोई किया है तो ये मोदी सरकार की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसके पहले सैंक्शन को आगे बढ़ाया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार सेंटर में थी ही नहीं, आप लाए कहां? इससे ज्यादा कोरा झूठ और क्या हो सकता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो कहां ना पहुंच गया अभी तक तो। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ये भी उत्तर प्रदेश के लिए एक नया पोटेंशियल है कि दोनों का जंक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर ही है और उसी में हम लोग वहां पर प्रदेश के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण दादरी में और बोड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार वहां पे कर रही है। मल्टी मॉडल फ्रेट विलेज वाराणसी में निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। जनता को लोकतंत्र में जनार्दन वैसे ही नहीं बोला गया है, उसके पीछे कारण है वो जानती है, हर नेता की नब्ज को जानती है और वो जानती है ये लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये और इसीलिए जनता इनको हमेशा इस बात की जवाब दी है, लगातार जवाब दे रही है। महोदय, मैं इसीलिए आज के इस अवसर पर, क्योंकि इन लोगों ने कभी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में रुचि नहीं ली, रुचि का विषय भी नहीं इन लोगों का, क्योंकि इनके विकास का मतलब तो व्यक्तिगत विकास होता है। प्रदेश का कहां विकास, प्रदेश कहां विजन का हिस्सा था, इनका एजेंडे का हिस्सा कहां गांव था, कहां किसान था, कहां नौजवान था, कहां पे प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा ही कहां होती थी, ये कौन बात करता था। ये सभी चीजें अगर इन लोगों के विजन का हिस्सा होता तो उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर 1 का इकोनॉमी होता है। 2017 में जब हम लोग आए थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 14वें नंबर पे था। आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। पूरी दुनिया आज एक्सपोर्ट करने के लिए आज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रही है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में स्थापित हो रहा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे, एनसीआरबी के ही आंकड़े में आपको बता रहा हूं। डकैती में लगभग 80% की कमी आई है। लूट में लगभग 69% की कमी आई है। हत्या में लगभग 40% की कमी आई है। एनसीआरबी मैं आ रहा हूं उस पे भी भाई, उस पे भी आ रहा हूं भाई। अभी मेरठ की जो बात आपने की है ना, उस पे भी मैं आ रहा हूं। बलवा में लगभग 61% की कमी आई है।